गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे बात की थी कि आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन, और मैंने आपको बताया था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है एक पादप में, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है या लैंगिक जनन अंग होता है, वो होता है, क्या होता है, फ्लोअर होता है। क्या होता है बेटा? पुष्प होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था पुष्प होता है, और पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। देखो, मैंने आपको बताया था जो पुष्प हैं वो कहाँ और कब उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो पुष्प होते हैं जब लगभग कायिक वृद्धि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद लैंगिक वृद्धि होती है, और लैंगिक वृद्धि के दौरान किसका विकास होता है बेटा? पुष्प का क्या होता है? विकास होता है। और ये जो पुष्प होते हैं वो पुष्पीय विभजोतक के कारण बनते हैं, अर्थात जब लगभग कायिक वृद्धि समाप्त हो जाती है तो नई पर्णों का बनना बंद हो जाता है, और उनके स्थान पर किसका विकास होता है? पुष्प का विकास होता है। पादप के प्रहरोह भाग पर पुष्प का विकास होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रूपांतरित प्ररोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सुनो, जो आपको पता है जो तना होता है या प्ररोह होता है वो दो स्पष्ट भागों में विभक्त होता है। एक तो होती है पर्व संधियां। ये क्या होती हैं? पर्व संधि, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और दूसरे होते बेटा ये पर्व, क्या होते हैं? जिन्हें अपन क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा जो पर्णों का, शाखाओं का, पुष्पों का और फलों का जो विकास होता है वो हमेशा और हमेशा कहाँ पर होता है? पर्व संधि पर होता है। कहाँ पर होता है? अगर नई शाखा बननी है तो कहाँ से उत्पन्न होगी? पर्व संधि से। पर्व से उत्पन्न नहीं होती। पर्ण भी कहाँ से? पर्व संधि से क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अब सुनो, इस पर जो पर्व संधि होती है इस पर कुछ स्टेराइल या कह सकते हैं बंद है, वे कुछ फर्टाइल, जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं? जो फर्टाइल हैं उनको अपन उर्वर कहते हैं। उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प पत्र। ये क्या है बेटा? ये उपांग हैं, और इन उपांगों के रूप में क्या होते हैं? पुष्प पत्र व्यवस्थित होते हैं। अब देखो, जो स्टेराइल हैं वो कौन से होंगे? बाह्य दलपुंज और दलपुंज होंगे। जो फर्टाइल हैं वो क्या होंगे? एंड्रोसियम और गायनोसियम होगा, अर्थात पुमंग और क्या होते हैं? जायाम होते हैं। इसलिए अपन पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु पर्णधारी प्ररोह, क्योंकि आपको पता है ये प्ररोह भाग है। क्या है? प्ररोह भाग है। और बीजाणु पर्णों को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रोशियम होता है उसे अपन लघु बीजाणु पर्ण
और जो गाइनोसियम होता है उसको गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो ये प्ररोग किसको धारण करता है, किसको, कि स्टेराइल और फर्टाइल उपांगों के रूप में पुष्प पत्रों को क्या करता है, धारण करता है। इसलिए पुष्प को अपन क्या कहते हैं, बीजाणु पर्णधारी क्या कहते हैं, प्ररोग कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्प एक बीजाणु पर्णधारी प्ररोग है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि जो पुष्प पत्र होते हैं वो पर्व संधियों पर लगे होते हैं, है ना, स्टेराइल भी होते हैं, फर्टाइल भी होते हैं, ये उपांगों के रूप में होते हैं। जो स्टेराइल होते हैं वो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, जो फर्टाइल होते हैं वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं। इसलिए ये एंड्रोसियम को अपन पुष्प का क्या कहते हैं, निर्जनांग कहते हैं और इसको मादा जन्नांग कहते हैं। एंड्रोसियम को अपन लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, गाइनोसियम को अपन गुरु बीजाणु कर्ण भी कहते हैं। इसलिए ये क्या कहलाता है, बीजाणु प्ररोग कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजाणु प्ररोग कहलाता है। अब मेरे छोटा सा क्वेश्चन है कि पुष्प हैं, पुष्प अधिकांश आपको पता है कहाँ पर आते हैं, पादप के वायवीय भाग पर आते हैं, तने पर आते हैं। इसके आधार पर या उत्पन्न होने की स्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते बेटा उन्मील्य पुष्प, जिसे अपन कैस्मो या कैस्मोगेमस कहते हैं। और जो दूसरे पुष्प होते हैं वो होते हैं अनुन्मील्य पुष्प, जिन्हें अपन क्लिस्टोगेमस कहते हैं। ये दो प्रकार के पुष्प हैं, एक उन्मील्य पुष्प है और एक अनुन्मील्य पुष्प है। अब देखो इनकी विशेषता क्या है। ये जो उन्मील्य पुष्प होते हैं वो भूमिगत होते हैं, अर्थात कहाँ आते हैं, जमीन के अंदर आते हैं। और जमीन के अंदर आएंगे क्या कभी खेलेंगे, नहीं खिलते। अर्थात ये क्या होती है बेटा, बंद होते हैं। जब पुष्प बंद है और द्विलिंगी है तो उसमें क्या होगा, हमेशा ही क्या वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वयं परागण होगा। क्या होगा, बहुत सारे पादप हैं, जंकस है, बायोला है, ऑक्जेलिस है, उनमें भूमिगत क्या पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, अनुन्मील्य पुष्प पाए जाते हैं। लेकिन अधिकांश पादपों में, अधिकांश एंजियोस्पर्म में जो पुष्प होते हैं वो कैस्मोगेमस या उन्मील्य प्रकार के होते हैं। और ये हमेशा इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं। अर्थात किस भाग पर लगे होते हैं, पैरों पर लगे हुए होते हैं, खिलते हैं। ठीक, अर्थात इनकी जो कलियां होती हैं, दल और बाह्य दल क्या हो जाते हैं, खिलते हैं, जिससे पुमंग और जायांग स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जब जायांग और पुमंग स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, कीट भी आएंगे, वायु के द्वारा दूसरे परागण भी आते हैं। इनमें स्वयं परागण भी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। और प्रकृति में सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं, उन्मील्य पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन जो बात करेंगे वो उन्मील्य पुष्पों के बारे में कि ओपन है, जो क्या कर सकते हैं, जो पुष्प इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सक्रिय रूप से क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। अब आपको मैंने बताया था जो पुष्प होता है उसके चार भाग होते हैं। दो तो होते हैं सहायक भाग और दो होते हैं
आवश्यक भाग जो पुष्प है और इसकी जो पुष्प पत्र है वो 4 हैं और एक को तो अपन किसमें सहायक अवयव के रूप में विभक्त करते हैं, ठीक। और दूसरे हैं आवश्यक अवयव के रूप में, किसके रूप में, इसेंशियल कंपोनेंट और एसेसरी कंपोनेंट के रूप में उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत बेटा क्या आता है, एक तो कैलिक्स आता है और एक क्या आता है, कोरोला। बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं और इसके अंतर्गत क्या आता है, एंड्रोशियम और क्या आता है, गाइनोशियम आता है। इसको एंड्रोशियम को अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन कहते हैं, एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। अब देखो लैंगिक जनन में सक्रिय रूप से भाग कौन लेते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम लेते हैं, लेकिन ये सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। ये कीटों को आकर्षित करने में, पुष्प के अन्य अवयवों की सुरक्षा करने में कि वो झड़े नहीं, कलिका अवस्था में सुरक्षा करने में कीटों को, क्योंकि जो कोरोला होता है आपको पता है रंगीन होता है, जैसे कीट, आप भी, दूसरे जीव भी, है ना, वाष्प भी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो अपन इस अध्याय में एंड्रोशियम और गाइनोशियम की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि एंड्रोशियम से किसका विकास होता है, गाइनोशियम से किसका विकास होता है। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म एट ए ग्लैंस कि पादपों में लैंगिक जनन एक परिदृश्य में, इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था। लेकिन यहाँ पर अपन डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अपन एंड्रोशियम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद किसके बारे में, गाइनोशियम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एंड्रोशियम। आपका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास की। आपको 2 भाग बताए मैंने, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम से तो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और जो गाइनोशियम होती है उसे मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है बेटा, विकास होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूं इसके बारे में, एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम जिसे अपन क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। पुमंग मैंने आपको बताया था, जो पुमंग होता है वो कौन सा चक्र होता है, तीसरा चक्र होता है। कैसा चक्र होता है, अर्थात अपन पुष्प में बाहर से अंदर की ओर जाएं तो सबसे पहले स्थान पर बाह्य दलपुंज, उसके अंदर की ओर दलपुंज या पंखुड़ियां, और तीसरे नंबर पर क्या होगा, पुमंग होगा। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है बेटा, पुंकेसर कहलाती है, स्टामेन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टामेन, पुंकेसर कहलाती है। उनका क्या कार्य है, इनका जो कार्य होता है वो पराग कणों का निर्माण करना होता है। यदि कार्य की बात करें तो क्या करना, पराग कणों का निर्माण करना होता है। देखो जो पुमंग है वो पुष्प का क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मादा जनन अंग होता है। और इसकी इकाई मैंने आपको बताई पुंकेसर, अर्थात बहुत सारे पुंकेसर मिलकर इसका निर्माण करते हैं। एंड्रोशियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। देखो जो
एंड्रोशियम है वो क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी सिस्टम नहीं कह सकते इसको, अपन क्या कहेंगे, ऑर्गन। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसकी इकाई क्या है, पुंकेसर होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो परागकणों का क्या होता है, निर्माण करना होता है। अब सुनो, अपन बात करते हैं इसके बारे में, स्टामेन के बारे में। जो पुंकेसर है, जो पुंकेसर इस प्रकार की रचना होती है, एक इस प्रकार की रचना होती है जो कि पुष्प में तीसरे चक्र के रूप में लगी होती है। अब इसका जो भाग, जो नीचे वाला भाग होता है, ये क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर का आधारीय भाग जो किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट पूतंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, पूतंतु। अब पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग जो पालीनुमा होता है, कोष्ठक नुमा होता है, उस भाग को कहते हैं अपन पराग कोश एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश एंथर कहा जाता है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला एक स्टेराइल पार्ट होता है जो कि कनेक्टिव क्या कहलाता है, योजी ऊतक कहलाता है। देखो, जब पुंकेसर परिवर्तनशील अवस्था में होता है तो ये जो कनेक्टिव होता है इन दोनों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है। ये कनेक्टिव पूतंतु से पोषण को लेकर किसके लिए देता है बेटा, पराग कोश के लिए। लेकिन जब पुंकेसर पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो ये योजी है वो डिग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, अपहासित हो जाता है। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, नॉर्मली 3 भाग होते हैं। कौन से, फिलामेंट होता है। फिलामेंट किसे कहते हैं, पुंकेसर का वह भाग जो कि पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, पूतंतु कहलाता है। परागकोश सबसे ऊपरी भाग होता है, पालीनुमा होता है, कोष्ठक नुमा होता है, चैम्बर नुमा होता है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्टेराइल ऊतक होता है वो होता है कनेक्टिव होता है, योजी होता है। लेकिन पूर्ण विकसित या परिपक्व पुंकेसर में परागकोश और क्या होते हैं, फिलामेंट होती है। क्या होते हैं, परागकोश व फिलामेंट होते हैं। अब सुनो, यहाँ पर चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो परागकोश है, इसमें ये जो परागकोश है इसमें 2 चैम्बर हैं। क्या है, 2 चैम्बर। और इन चैम्बरों को अपन पॉलन शैक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन शैक, परागकोश, या इसे अपन पराग पुटवी कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग पुटवी कहते हैं। ये 2 चैम्बर हैं, इसलिए ये जो परागकोश हुआ वो क्या कहलाता है, द्विकोष्ठी परागकोश। क्या कहलाएगा, बाइलोड एंथर कहलाता है, द्विकोष्ठी परागकोश कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि केवल और केवल एक ही चैम्बर होता है इस प्रकार का। इसमें ये क्या हुआ, नीचे वाला फिलामेंट, ऊपर वाला क्या होगा, एंथर, और ये क्या होगा, कनेक्टिव। ऐसी स्थिति भी होती है। 2 प्रकार के हो गए। यहाँ पर जो स्टामेन है वो 2 प्रकार के हो गए।
एक तो ऐसा है जिसमें 2 कोष्ठक हैं, 2 प्रकोष्ठ हैं, 2 चैम्बर हैं, ठीक। और एक ऐसा है जिसमें केवल क्या है, एक ही चैम्बर है। जिसमें 2 है वो तो क्या कहलाएगा, द्विकोष्ठी। और जिसमें केवल एक है वो क्या कहलाएगा, यूनिलोब्ड या एक कोष्ठी पुंकेसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक कोष्ठी यूनिलोब्ड क्या कहलाएगा, स्टामेन कहलाएगा। ये 2 भाग हो गए, 2 तरह के हो गए, ठीक है भाई। अब सुनो, ये जो परागकोश होता है इनमें बनती है माइक्रोस्पोरेंजिया। प्रत्येक एंथर में, इसमें बेटा प्रत्येक एंथर में किसका विकास होता है, लघु बीजाणु धानी का। किसका विकास होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया का क्या होता है, विकास होता है, ठीक। अब सुनो, ये कि परागकोश यदि एक कोष्ठी है, क्या है, और परागकोश यदि एक कोष्ठी है तो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो संख्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया की जो संख्या होगी वो बेटा कितनी होगी, 2 होगी। और यदि परागकोश कैसा है, द्विकोष्ठी है, तो लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया की जो संख्या होगी इसकी क्या होगी, जस्ट डबल होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझो। यदि परागकोश एक कोष्ठी है, क्या है, परागकोश एक कोष्ठी है तो उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या 2। और यदि परागकोश द्विकोष्ठी है तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। ऐसा सभी अधिकांश किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में। अधिकांश जो आवृतबीजी पादप हैं उनमें द्विकोष्ठी मिलते हैं, लेकिन एक कोष्ठी जो परागकोश है वो प्राय मालवेशी कुल के पादपों में, किसके, मालवेशी कुल की जो पादप है, जैसे भिंडी वगैरह है, लेडी फिंगर भिंडी है, मालवेशी कुल के अंतर्गत आती है। तो उसमें परागकोश कैसा होता है, एक कोष्ठी होता है। और जब एक कोष्ठी होगा तो स्वाभाविक है लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर द्विकोष्ठी है तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी, 4 होती है। अब बात करते हैं कि इन लघु बीजाणुधानियों में बनता क्या है। देखो, इन लघु बीजाणुधानियों में जो बनता है वो बनते हैं बेटा लघु बीजाणु। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। एक प्रक्रिया होती है जिसे अपन लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये जो लघु बीजाणु है चतुष्क के रूप में होता है, लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। अर्थात एक चतुष्क में लघु बीजाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। अब वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क में जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैलोज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा, कैलोज के द्वारा। जब इसका स्फुटन होता है, वातावरण से नमी ग्रहण करता है तो कैलोज एंजाइम, कैलेज एंजाइम कैलोज को अपघटित कर देता है। और जब लघु बीजाणु, मान लिया एक लघु बीजाणु चतुष्क है तो उससे कितने परागकण बनेंगे, 4 पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब मेरे क्वेश्चन ये है कि एक द्विकोष्ठी परागकोश है, क्या है, द्विकोष्ठी परागकोश, और उसकी एक लघु बीजाणुधानी में 100 परागकण बनते हैं। तो उसमें अनुमानतः
उसमें टोटल उस परागकोश में अनुमानतः कितने परागकण बनेंगे। जब आपको पता है एक लघु बीजाणु धानी में 100 बन रहे हैं और परागकोश कितना है द्विकोष्ठी, तो जब द्विकोष्ठी परागकोश है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या क्या होगी 4 होगी, और 4 होगी तो परागकण कितने बनेंगे बेटा 400 परागकणों का क्या होगा निर्माण होगा। ठीक, अब बात करते हैं अपन लघु बीजाणु धानी के विकास के बारे में। आपको पता है जो लघु बीजाणु धानी का विकास है वो पुंकेसर के परागकोश में होता है। किसमें होता है, अर्थात लघु बीजाणु धानी का जो विकास है वो किसमें होगा परागकोश में होगा। किसमें होगा एंथर में होगा। अब परागकोश में कुछ कोशिकाएं होती हैं और परागकोश की वे कोशिकाएं अधस्त्वचीय कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं अधस्त्वचीय कोशिकाएं, जिन्हें अपन हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। ये अधस्त्वचीय कोशिकाएं हैं। देखो ये जो अधस्त्वचीय कोशिकाएं हैं क्या होता है कि परागकोश की एक से अधिक अधस्त्वचीय कोशिकाएं आकार में बड़ी कैसी हो जाती हैं, आकार में क्या हो जाती हैं बड़ी हो जाती है। समझ में आया कि परागकोश की अधस्त्वचीय कोशिकाएं एक से अधिक अधस्त्वचीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। कैसी होती हैं केंद्रक युक्त होती हैं। कोशिकाएं हैं पोषण ग्रहण कर आकार में क्या हो गई बड़ी, जीव द्रव्य उनका क्या हो गया सघन हो गया और केंद्रक भी उनमें उपस्थित है। उन कोशिकाओं को अपन कि परागकोश की अधस्त्वचीय कोशिकाएं आकार में बड़ी सघन जीव द्रव्य युक्त व केंद्रक युक्त हो जाती हैं, जिन्हें अपन प्रपशु या प्रपशुतक आर्के स्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं आर्के स्पोरियल सेल कहा जाता है। आर्के स्पोरियल सेल किससे बनती है परागकोश की अधस्त्वचीय कोशिकाओं से। मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई कि ये जो आर्के स्पोरियल सेल हैं वो एक से अधिक बीजाणुधानीय आरंभिकाओं से बनती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल से बनती हैं एक से अधिक, किससे एक से अधिक लघु बीजाणुधानीय प्रारंभिकाओं से बनती हैं। यदि लघु बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक प्रारंभिका से होता है तो इस प्रकार के विकास को अपन यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या कहते हैं यू स्पोरेंजिएट या बीजाणु धानीय विकास कहते हैं। देखो बीजाणु धानियों का विकास दो प्रकार से होता है। एक तो होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप और दूसरा होता है लेप्टो स्पोरेंजिएट। यदि केवल एक कोशिका से एक सेल से किसका विकास हो माइक्रो स्पोरेंजिया का लघु बीजाणुधानी का तो वो क्या कहलाएगा लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाता है। और यदि एक से अधिक आरंभिकाओं से एक से अधिक माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल से लघु बीजाणुधानी का विकास होता है तो वो क्या कहलाता है यू स्पोरेंजिएट कहलाता है।
इस लघु बीजाणु धानी का विकास या आवृत बीजी पादपों में जो लघु बीजाणु धानी का विकास है वो किस प्रकार का होता है? यूस्पोरिएट टाइप होता है। क्या होता है? अब सुनो, ये जो प्रपसू या प्रपसूतक कोशिका बनी, आर्के स्पोरियल सेल बनी, और ये जो आर्के स्पोरियल सेल है इसमें क्या होते हैं? परिणत विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? पेरिक्लिनल परिणत विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? परिणत विभाजन होते हैं, जिससे कुछ कोशिकाएं तो बनती हैं बाहर की ओर, कुछ कोशिकाओं का समूह तो कहां? बाहर की ओर, ठीक, और कुछ कहां बनता है? अंदर की ओर। कुछ कहां बनता है? अंदर की ओर। अर्थात दो भाग बन गए अपने पास, एक तो बाहर की ओर और एक कहां? अंदर की ओर। ठीक, अब सुनो, जो बाहर की ओर बना, जो बाहर की ओर बनता है वो बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। क्या बनती है? प्राथमिक वित्तीय कोशिका का प्राइमरी पैराइटल सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का, जबकि अंदर की ओर किसका निर्माण होता है? अंदर की ओर होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? बाहर की ओर तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका, अंदर की ओर क्या बनी? अंदर की ओर बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब सुनो, ये जो बाहर की ओर प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है, इसमें 2 से 3 विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? अपनत विभाजन होते हैं। 2 से 3 विभाजन होते हैं, जिनसे 3 से 5 स्तरों का क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि परागकोश की भित्ति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। परागकोश की भित्ति, एंथर बॉल का निर्माण। किसका निर्माण? जो एंथर बॉल है, एंथर जो वॉल है उसका निर्माण किससे होता है? प्राथमिक वित्तीय कोशिका से एंथर वॉल का क्या होता है? निर्माण होता है। अब बात करें अपन अंदर की ओर। अब अंदर की ओर क्या है कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, क्या है? जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये बीजाणुजन ऊतक का या बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करती है। बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करती हैं, और ये जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इससे बनते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ पर नीचे आपको दिख नहीं रहा, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन से विभाजन हुए? मियोसिस हुए। क्या हुए? अर्धसूत्री विभाजन हुए, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु चतुष्कों का
इसका निर्माण होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। अब देखो ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है, जब इसके चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चारों अलग अलग हो जाते हैं, तो परागकण या लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार लघु बीजाणु धानी का क्या होता है, विकास होता है। दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। देखो लघु बीजाणु धानी का विकास परागकोश से एंथर से होता है या एंथर में होता है। कहां पर होता है, परागकोश में होता है। परागकोश कहां होता है, पुंकेसर के शीर्ष पर लगा हुआ होता है, योजी से जुड़ा हुआ होता है ना, फिलामेंट के ऊपर, योजी के ऊपर क्या होता है, एंथर होता है। अब एंथर की कुछ अधस्त्वचीय कोशिकाएं एक से अधिक, एक नहीं एक से अधिक, अगर एक से अधिक है तो वो जो विकास होता है वो क्या कहलाता है, यूस्पोरेंजिएट कहलाता है। एक से अधिक लघु बीजाणु धानियों का या परागकोश की एक से अधिक अधस्त्वचीय कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, लघु बीजाणु धानी का निर्माण करती हैं। तो इसलिए इस विकास को अपन क्या कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट। दूसरा टाइप भी बताया था मैंने, यदि केवल एक ही कोशिका से लघु बीजाणु धानी का माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक का हो रहा है तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, यूस्पोरेंजिएट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि अधस्त्वचीय कोशिकाएं बेटा आकार में क्या हो गई, बड़ी का होंगी, जब उनको क्या मिलेगा, पोषण। ठीक, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, क्योंकि अगर जीव द्रव्य सघन हो गया तो उसमें क्या आएगी, विभाजन की क्षमता आएगी। ठीक, केंद्रक युक्त है, बिना केंद्रक के कोशिका नहीं होती, क्योंकि कोशिका के कार्यों का नियंत्रण ही कौन करता है, केंद्रक करता है। ठीक, अब अधस्त्वचीय कोशिका आकार में बड़ी, सघन जीव द्रव्य युक्त, केंद्रक युक्त हो गई तो उसे क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, आर्केस्पोरियल सेल, प्रपशु या प्रपशूतक कोशिका कहते हैं। अब इस प्रपशूतक कोशिका में पेरिक्लिनल, मैं आगे बताऊंगा आपको, एंटीक्लिनल और पेरिक, अपनत और परिणत विभाजन क्या होते हैं। ठीक, परिणत विभाजन होते हैं जिससे ये दो भागों में, एक तो बाहर की ओर और एक बेटा अंदर की ओर। बाहर की ओर तो किसका निर्माण होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका में 2 से 3 विभाजन होते हैं, जिससे परागकोश की भित्ती परतों का निर्माण होता है, और भित्ती परतों की संख्या कम से कम कितनी, 3, और मैक्सिमम कितनी होती है, 5 होती है। ठीक, इसके अलावा जो अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं, ये बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और जितने भी सक्रिय बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या कह सकते हैं इनको अपन माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर पॉलन सेल भी कहते हैं ना, पराग मात्र कोशिका भी इनको कहा जाता है। लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका भी इनको कहते हैं। अब इनमें होते हैं मियोसिस, क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। लघु बीजाणु चतुष्क में 4 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं। क्या होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये अलग अलग हो जाते हैं। किस प्रकार ये अलग अलग होते हैं उसके बारे में मैं आपको लघु बीजाणु जनन में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।